हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आत्मबोध पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम JSSC CGL 2021 को फोकस करके जो मैथ्स कर रहे हैं तो उसका ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। नंबर सिस्टम से ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन JSSC में के द्वारा किसी भी एग्जाम में जो लिया गया है, बहुत सारा एग्जाम JSSC के द्वारा, तो नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको बारी बारी से करेंगे और सिर्फ करेंगे नहीं, साथ में उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। और यहाँ से आप लोग यकीन रखिए, भरोसा कीजिए, मैं यहाँ से सिखा के भेजूंगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आप देख रहे हैं कि एक भिन्न का अंश हर का आधा है। ठीक है, इस तरह का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में क्या है ना कि आप जो लैंग्वेज पढ़िए, बस लैंग्वेज को पढ़ के अच्छे से समझिए और जैसे जैसे कह रहा है स्टेटमेंट या क्वेश्चन वैसे वैसे करते जाइए, आप अपने आप जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि एक भिन्न का अंश हर का आधा है, मतलब अंश जो है हर का आधा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए भिन्न का अंश, मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो अंश जो है हर का आधा है। तो अगर मान लीजिए अंश हो गया x, तो हर क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? ठीक है, यही दिया कि एक भिन्न का अंश जो है हर का आधा है, तो ये 2x हो गया। अगर हर 2x हो गया तो अंश हो गया x। तो इसी तरह का हम ले लेंगे कि लेट, मतलब सपोज कर लेंगे, आपको क्योंकि बताना नहीं, लिखना नहीं कि ऑब्जेक्टिव है, तो ये अगर अंश x ले लिया तो हर उसका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है, अंश में 7 की वृद्धि मतलब +7, ठीक है, फिर हर में 19 की कमी की जाती है -19। क्लियर है? जो जो कह रहा है बस करते जाइए। अंश में 7 की वृद्धि मतलब +7, हर में 19 की कमी की जाती है तो भिन्न 2 के बराबर हो जाता है। तो ये भिन्न जो होगा वो हो जाएगा 2 के इक्वल्स। ये बन गया हमारा इक्वेशन, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब भिन्न क्या होगा, जो ओरिजिनल भिन्न जो है, जो पहला जो ओरिजिनल भिन्न है वो आपको पता है, ये है हमारा x/2x। तो यही हमको जब x पता हो जाएगा तो इसी टर्म में हमारा भिन्न ले लेना है, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ओरिजिनल भिन्न यही है x/2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पता है आपको। तो ये जो सिंपल x + 7 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x - 38। ठीक है, अब क्या होगा, x वालों को एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर +x है, इधर जाएगा तो ये -x हो जाएगा, मतलब 4x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। ठीक है, ये एक साथ आ जाएगा। और फिर इस 38 को इधर ले आएंगे तो ये 7 प्लस में है, ये +38 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा 3x इक्वल टू हो गया 7 + 8 मतलब 45 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 15। जो ही x इक्वल टू 15 हो गया तो भिन्न क्या होगा, भिन्न हमारा पहले ही जो ओरिजिनल भिन्न है वो है x/2x, यानी 15/2x, 2 × 15 मतलब 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन के हिसाब से करते जाना है, बहुत इजीली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा जो हो गया, ये आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत निकालना है। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझिए आप, जो 7 है 7 के प्रथम, ये 7 का प्रथम जो 7 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 14 हो गया, फिर ये 21 हो गया, फिर 28 हो गया। ठीक है, ऐसे 20 तक लेना है। ठीक है, 20th टर्म तक लेना है, 20th टर्म तक लेना है, 20 टर्म तक, मतलब 20 होगा 7 का जो गुणक है, और उसको हमको एवरेज पता करना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस सभी को ऐड करके मान लीजिए जितने टर्म आएगा और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो जितने टर्म हैं, मतलब 20 टर्म होंगे, उसमें 7 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रथम 20 गुणक है 7 का, मतलब पहला 7, दूसरा 14, तीसरा 21 और 28, 35 ऐसे बढ़ते जाएगा, और 20th टर्म तक लेना है हमें, है ना, 20वां टर्म तक लेना है। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए सभी का जो सभी जो टर्म हैं, नेक्स्ट टर्म है, सब में इसका 7 ऐड करते जाएंगे, मतलब तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, है ना। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको शॉर्ट में CD से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसको बनाने का दो तरीका मैं बता रहा हूं, जो आपको सूट करे आप किसी एक तरीका को फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका ये है इसका कि इस तरह का जब सम आए तो एक देखिए इस तरह में जब क्या होता है, जब कॉमन डिफरेंस है, अगर इक्वल कॉमन डिफरेंस है, सभी टर्म के दो लगातार जो टर्म है उसके बीच में अगर इक्वल डिफरेंस है, उस केस में सम का सीधा फॉर्मूला होता है SN, यानी सम, ये n जो है यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मतलब 20, मतलब 20 टर्म है ना इसमें, तो n इक्वल टू 20 है, मतलब 20 टर्म है। तो इसमें क्या होता है a प्लस, इसको सम का सीधा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। ये सम, इसको डायरेक्ट यूज करके हम सम पता कर सकते हैं, ठीक है। n जहां पे देखिए n है ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, तो 20, ये हो गया 20/2, ठीक। और यहां पे देखिए 2, a जो है, a है ये पहला, फर्स्ट टर्म जो है ना ये a है, ये पहला टर्म जो है a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 7 फर्स्ट टर्म प्लस n तो पता है हमें 20 है, तो 20 माइनस 1, और यही d जो है ना, d ये जो कॉमन डिफरेंस हमने लिया है, ये 7 7 7 का, ये d ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब टू कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल हो, ये याद रखना है, ये हमेशा इक्वल होगा तभी ये यूज हो पाएगा, ठीक है। अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये तो हमारा 10 हो गया है ना, ये देखिए ये हो गया हमारा 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ से 10 और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 14, या ये हो जाएगा 19 इंटू 7 133, तो 133 और प्लस 14 133 143 153 है ना, 153, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मतलब 1530 है ना, ठीक है, ये हो गया टोटल। अब हमें ये तो सभी का मतलब 7 14 21 28 में 20 टर्म का ये सम हो गया, लेकिन हमें क्या औसत पूछ रहा है, औसत। तो औसत क्या होगा, जितना कुल योग हुआ उसको और एवरेज हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज पता करना है हमें, तो 1530 डिवाइड बाय कितने टर्म है यहाँ 20 टर्म है टोटल, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 7 जा 14 1, ये 2 7 जा 14 1 हो गया, फिर आपका ये 13 हो गया 105 ये 14 19 इंटू 7 है ना, 19 5 19 5 5 19 छक्के 14 से 114 19 7 33 से 19 7 33 से 1933 से 43 33 43 नहीं, ये गलत हो गया एक्चुअली, ठीक है, ये गलत हो गया, ये 133 आएगा ना, 133 143 143 147 हो जाएगा, ये 147, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गया, तो ये 147, ये तो 133 19 इंटू 7 133 होता है, 133 प्लस 14 147 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गया था, उसी के हिसाब से हमें आगे स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 ये हो गया हमारा 1470, और ये हो जाएगा हमारा 1470 डिवाइड बाय 20, क्योंकि 20 टर्म्स हैं टोटल, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, ये बचा आपका 7 2 3 जा 1 73.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 73.5 यानी सी वाला जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्मूला है, बेसिकली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ n टर्म्स का अगर हमें
सम पता करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो एक सीरीज होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीरीज होता है जिसमें सभी जो रिस्पेक्टिव जो नेक्स्ट टर्म है उसके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सम का फॉर्मूला होता है, इसका और भी फॉर्मूला है लेकिन ये आपको सम वाला फॉर्मूला है, डायरेक्टली यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम सम पता कर लेंगे। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है यानी 20 है, ए जो है फर्स्ट टर्म है, एन जो है फिर नंबर ऑफ टर्म्स है और डी जो है यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, आप देखिए ये तो एक मेथड है, एक और मेथड में साथ साथ क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो भी आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये 7 है, पहला वाला 7 है, ठीक, दूसरा 14 है, तीसरा 21 है। ऐसे करके ये क्या होगा, लास्ट वाला जो होगा वो 7 इंटू क्या होगा आपका 20 होगा, है ना। लास्ट वाला जो होगा, जो 20th टर्म जो होगा वो 7 इंटू 20 होगा। इसको आप ऐसे कीजिए, अब देखिए ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, ये वाला प्लस 7 इंटू 3, अब प्लस ऐसे कर करके डॉट डॉट करके लास्ट वाला हो जाएगा 7 इंटू 20, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। इसी टर्म इसी सीक्वेंस में अब क्या है, देखिए 7 सब में कॉमन हो गया, 7 सब में कॉमन है, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करके अप टू ये हो जाएगा 20, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 7 हो गया। आपको पता है कि n जो है नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है, अगर वो 1 से स्टार्ट हो तो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है उसका फॉर्मूला सम का। तो n यहाँ पे 20 है तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2 10 जा, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 210, तो ये हो गया आपका 7 और 7 टू जा 14, ये हो गया 0 1470। और फिर ये टोटल सम हो गया, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसका औसत हो जाएगा सिंपली 1470 डिवाइड बाई 20, क्योंकि कुल टर्म जो है वो 20 है, तो ये फिर आ जाएगा आपका वही 73.5, ठीक है। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू हम किए थे, ये डायरेक्टली ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो जो आपको आसान लगे, ये समझ में आ गया होगा कि 7 ऐसे है तो सब में 7 कॉमन आ जाएगा सभी टर्म में, क्योंकि वो 7 के टर्म्स में ही बढ़ते रहेगा, तो 7 सब में आ जाएगा। जो ही 7 कॉमन लेंगे तो ये अंदर में ये बच जाएगा, इसका सम निकाल लेंगे, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत आसानी से ये सम सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह का सम जब भी सीरीज हो, और भी अगर सीरीज करेंगे साथ में जब आएगा तो और भी बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है सीरीज से। तो जैसे जो क्वेश्चन आते जाएगा उसको उसी हिसाब से उसी वक्त समझेंगे और साथ में उसके कंसेप्ट को भी उसी समय क्लियर करते जाएंगे। अगला सम, अच्छा ये जो क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये इसमें ये सचिवालय LDC 17/1/2016 को पूछा गया है, ये भी सचिवालय LDC 17/1/2016 को पूछा गया है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो हमने किया। तीसरा क्वेश्चन जो है झारखंड पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो 30/1/2016 को पूछा गया। अब बाकी सारे क्वेश्चन इसी एग्जाम में, झारखंड पुलिस जो एग्जाम हुआ था 30 जनवरी 2016 को, उसमें सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आसान है, क्वेश्चन सारे आसान है, बस आपको आराम से समझना है और सीखना है, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान होता है कि अंडर 10th तक का ही सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका ये है 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है 1/1 माइनस ए, 1 माइनस ए टू द पावर, सॉरी ए का पावर है ये, x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई है, ठीक है। फिर है आपका प्लस 1/1 माइनस ए टू द पावर y माइनस एक्स, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, y माइनस एक्स है, ठीक है। बस कितना आसान है, आप देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए टू द पावर x अपॉन ए टू द पावर y, क्योंकि अगर बेस सेम है, अगर डिवीजन फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे मान लीजिए a अगर n है और डिवाइड बाय a अगर p है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a n माइनस p या
इसको या तो इसको ये लिख सकते हैं या इसको ये लिख सकते हैं। ये होता क्या है कि अगर बेस सेम है तो पावर, अगर डिवीजन फॉर्म में है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है। अगर अगर बेस सेम है तो पावर यहाँ पे अगर क्या है माइनस फॉर्म में है तो वो डिवाइड फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस उसी को हमने यूज़ किया यहाँ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस ये हो जाएगा हमारा a/y, ये हो जाएगा a/x। क्लियर है? उसमें जो यहाँ पे किया वहीं पे यहाँ पे क्या है ay/a/x कर दिया। फिर इसको इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा 1/, यहाँ पे देखिए ay तो यहाँ पे LCM हो जाएगा। अब इस वाले में ay हमारा LCM हो गया, ये हो गया हमारा ay माइनस ax। सिंपली जिससे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को उसी तरह से सॉल्व करना है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका LCM हो जाएगा हमारा ax, ये हो गया हमारा ax माइनस ay। क्लियर है? अब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये ऊपर में हो जाएगा ay और नीचे हो गया हमारा ay माइनस a⁴x। ठीक है, फिर उसी तरह से ये हो जाएगा ax ऊपर चला गया, ax ऊपर चला गया, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा ax माइनस ay। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अब क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ay/ay माइनस ax, यहाँ पे साइन माइनस कर देंगे। वो हमने इसीलिए किया कि ये सब सेम हो जाएगा, इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे हो जाएगा हमारा ay माइनस ax। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया, यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया कि ये सेम आ जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएगा। और जो ही यहाँ पे साइन चेंज करेंगे ना तो इसका नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस हो गया और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारा सेम हो गया, तो ये हमारा फिर LCM हो जाएगा क्लियरली। ये फिर यहाँ पे देखिए LCM हो गया ay माइनस ax। ठीक, अब यहाँ पे वो हो गया हमारा, ऊपर में क्या हो जाएगा ay माइनस ax। अब दोनों सेम हो गया, ये कट हो गया, आंसर आ गया हमारा 1। ये आंसर आ गया 1। और इस तरह से इसमें देखिए 1 ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 1 है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग बचपन में किए हैं, बस उसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ और नहीं है। हमको समझाना था इसीलिए आपको इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो बहुत जल्दी बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सारा क्वेश्चन JSSC के द्वारा लिए गए किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा गया है। ये जो अभी हमने सॉल्व किया और झारखंड पुलिस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि a + 2b + 3c = 0 अगर है, ये गिवन है, तो a³ + 8b³ + 27c³ का वैल्यू क्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, अगर देखिए इसको हम लोग इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं a³ + 2b³ + 3c³ है ना। इसको इस वाले को ऐसे लिखा सकता है आराम से, a³ + 2b³ + 3c³। ठीक है, तो मतलब इसी फॉर्म में आ गया a + 2b, मतलब a के प्लेस पे यहाँ पे a है, b के प्लेस पे 2b और c के प्लेस पे 3c हो गया। ठीक, अब आप लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद होगा कि अगर a + b + c = अगर 0 हो, है ना, अगर ये a + b + c = 0 हो, ठीक है, तो a³ + b³ + c³ = डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग 3abc। ठीक है, अगर a + b + c³ = 0 अगर गिवन हो तो डायरेक्टली a³ + b³ + c³ = कर सकते हैं हम लोग 3abc। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। डायरेक्टली अगर इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अगर a + b + c = 0 देन a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। तो यहाँ पे देखिए वही सेम कंसेप्ट हो गया कि देखिए ए के प्लेस पे यहाँ पे ए है, बी के प्लेस पे 2b और सी के प्लेस पे 3c है, तो ये तीनों जीरो है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू सीधा यहाँ पे हो जाएगा 3, ए के प्लेस पे ए ही है देखिए, बी के प्लेस पे 2b एंड सी के प्लेस पे 3c। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 6, 3 जा 18, 18abc, ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली। तो ये अगर आपको याद है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्टली 18abc ये हमारा आंसर हो गया। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो देख लीजिए। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और प्लस होता है 3abc, प्लस होता है 3abc। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे इसी को यूज करके हमने ये फार्मूला निकाला या डिराइव किया इसको। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमें अगर पता करना हो, जैसे इस केस में था, और ए प्लस बी प्लस सी अगर ये जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये इनटू फॉर्म में है, ये तो सारा जीरो हो जाएगा ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो जीरो इंटू कुछ भी रहेगा तो ये जीरो हो गया, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया सिर्फ 3abc। तो मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग 3abc। ये इसका बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे डायरेक्टली हमने यूज किया इसको कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पता करना हो, तो डायरेक्टली 3abc उसका वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर। अब तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, झारखंड पुलिस का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन एक परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बस देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व बनाना ही पड़ेगा। ऑप्शन में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, सिर्फ सबको पता है, होना नहीं चाहिए, सब लोग जानते हैं, आप लोग अच्छे चीज़ को, कि 1 से लेके 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर जब करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, ठीक, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, ऐसे करके जितना भी है 9 तक ही लेना है। जैसे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 8 का हमारा 64 हो गया, 64 हो गया, 9 का हमारा क्या हो गया 81 हो गया, ठीक, 81 हो गया। मैंने ये इसलिए बताया कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा ना, तो उसके यूनिट प्लेस पे इसी में से कोई आ सकता है, जो 1 4 9, फिर उसी तरह से जैसे 4 4 16 तो 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है, कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोई, तो कभी भी यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता है, कभी 7 भी नहीं आ सकता, क्योंकि कभी 1 से लेकर 9 तक का जब स्क्वायर करते हैं तो कभी भी 2 आता ही नहीं है यूनिट प्लेस पे, कभी भी 7 आता ही नहीं है यूनिट प्लेस पे, कभी भी 8 भी नहीं आता है यूनिट प्लेस पे, लेकिन 9 आता है। 9 2 बार आ सकता है, एक तो 3 के केस में 9 आ सकता है, एक तो 7 के केस में भी 9 आ सकता है, ठीक है। तो 9 यूनिट प्लेस पे संभव है, बाकी यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया सी। बस ये देखना है कि इकाई स्थान पे जो डिजिट है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर करने पे आ सकता है कि नहीं, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है वो सबको पता है, उसी में से देखना है कोई ऐसा आता है या नहीं। और जनरली आपको एक ही ऑप्शन में ऐसा मिलेगा जो आपको आएगा, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो बहुत देखते ही आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर पे तो हो गया, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं अगले क्लास में हम आपको अगर क्वेश्चन आए चाहे ना आए उससे
स्क्वायर रूट बस कुछ सेकेंड में कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसका हम आपको कंसेप्ट ट्रिक सब बता देंगे। आप चंद सेकेंड में कितने भी बड़ा नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं कुछ सेकेंड में। उसके बारे में हम कल देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क है, ठीक है, मान लीजिए एक छात्र के पास उतना होमवर्क है जो उसको 5 घंटे में फिनिश करना है, समाप्त करना है। उसने 3.5 घंटे का होमवर्क कर लिया, मतलब 5 घंटे में से 3.5 घंटा काम उसने कर लिया, तो अब कितना काम बचा हुआ उसके पास? 1.5 घंटे का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये बताइए कि कितना काम का कितना हिस्सा, कितना पार्ट अभी भी बच रहा है करने को, ठीक है, कितना पार्ट बच रहा है करने को। तो आप देख रहे हैं कि 5 घंटे का काम तो कर चुका है वो, 5 घंटे का काम तो टोटल करना है, 5 घंटे में उसको काम फिनिश करना है, जबकि 3.5 घंटे का काम वो फिनिश कर चुका है। तो 1.5 घंटे का ना काम बचा हुआ है, तो 1.5 घंटे में कितना हिस्सा बचेगा? अब देखिए 5 घंटे में एक हिस्सा, 5 घंटे में एक हिस्सा करना है, टोटल एक काम पूरा। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा। 1.5 घंटे का निकालना है, 1.5 घंटे का मतलब 1 and 1.5, मतलब ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है, 3/2। तो 3/2 हिस्सा घंटे में कितना का हिस्सा बचा होगा उसका? तो 1/5 गुने 3/2, तो बराबर हो जाएगा हमारा ये 3/10 हिस्सा काम उसका अभी भी बचा हुआ है। तो 3/10 हमें देखना है कि किस ऑप्शन में है। ये हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला, सी वाला आंसर हो गया। तो कितना सरल था, सिंपल। 5 घंटे में एक काम करना है उसको, पूरा होमवर्क मतलब 1 वर्क। तो 1 घंटे में कितना काम करना है, करेगा कितना हिस्सा? 1/5, तो 3.5 घंटा तो कर चुका है। हमें ये पूछ रहा है कि 1.5 घंटे में अगर 3.5 घंटा कर चुका है जब वो काम, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है, मतलब 1.5 घंटे का काम बचा हुआ है, तो 1.5 घंटे में कितना हिस्सा करेगा? तो 3/10। अगर ये पूछता कि कितना हिस्सा वो काम कर चुका है, अगर बाकी नहीं पूछता कि कितना हिस्सा काम कर चुका है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या हो जाता है? ये इसके प्लेस पे 3 1/2 3.5 घंटा हो जाता, तो इसको 7/2 हो जाता। तो इट मीन्स 1/5 इंटू 7/2, मतलब ये हो जाता आपका 7/10। 7/10 काम उसने कर लिया, ये फिनिश कर लिया। लेकिन हमें पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितना हिस्सा काम कर लिया, हमें ये नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कितना हिस्सा काम बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कितना हिस्सा काम कर लिया, कर चुका है वो, अगर ये पूछता तो 3.5 घंटे में इतना हिस्सा काम वो कर चुका है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नंबर सिस्टम के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए